क्यों जगह भाई साहब नमस्कार। ग्वालियर ब्रेकिंग की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार लाइव वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपको करा देता हूं। मेरे साथ अगर आप देखेंगे दाएं से हरीश यादव जी हैं जो कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से। उनके बगल में है सुशील कौशिक जी जो कि है न्यूज 18 मीडिया से। साथ में है ब्रजराज सिंह जी जो कि ग्वालियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ में है धर्मेंद्र शर्मा जी जो कि हैं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे कांग्रेस से। साथ में अखिलेश यादव जी जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से है। तो चर्चा का विषय यह है कि आम चुनाव 2024 शुरू हो चुके हैं और सबसे बड़ी जनता के साथ जो समस्या आ रही है वो ये है कि एनडीए यानी कि अगर हम भाजपा की बात करें तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी तक कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। तो जनता के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आखिर वे किसे चुने। अगर वे इंडिया गठबंधन को चुनते हैं तो कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है, और अगर वो फिर से भाजपा को चुनते हैं यानी कि मोदी जी को चुनते हैं तो जो मुद्दे हैं महंगाई के या फिर बेरोजगारी के जो कि विपक्ष उठा रहा है उसमें वे फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जनता आखिर किसको वोट करे और किसको वो अपना नेता चुने, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से। तो साथ ही अगर आप भी इस लाइव चर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके नाम के साथ वो क्वेश्चन हमारे मेहमानों से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आऊंगा भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनसे ही मैं बात करूंगा कि जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे की अगर हम बात करें महंगाई और बेरोजगारी जो कि कांग्रेस सबसे ज्यादा उठा रही है, क्या है इस पर मोदी जी शायद इस पर महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाए। मैं सबसे पहले चलूंगा हरीश यादव जी के पास, क्या कारण रहा है? पहले तो ग्वालियर ब्रेकिंग के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको नमस्कार और आपकी पूरी टीम को बधाई। इतनी अच्छी लाइव डिबेट आप सबने यहाँ ऑर्गेनाइज की। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार हम करने वाले। पूर्व में भी हमने जो नारे दिए थे, चाहे वो 2014 की सरकार हो, हम सत्ता में आए, हमने अपने किए हुए वादों को पूरा किया। फिर हम 2019 में सत्ता में आए, प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने हमें देश की गद्दी सौंपी। उसके बाद भी हमने जनता से किए वादों को पूरा किया। तो इसी प्रकार से देश की जनता हम पे विश्वास कर रही है और इस बार हम पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, मुद्दे जो है मैं जिनकी बात करूंगा आपसे, बेरोजगारी और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो मोदी जी ने किया था, मोदी जी ने जो वादे किए उनको पूरा किया। और बेरोजगारी की अगर आप बात करें तो देश के युवाओं को हमने सशक्त किया है, देश को युवाओं को ताकतवर किया है, उनको उन्हीं की कला में कौशल में दक्ष करके रोजगार देने वाला बना दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने, मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रोजगार देने का काम किया। स्टार्टअप के माध्यम से देश के अंदर 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं जो आज यूनिकॉर्न का शेप ले चुके हैं और उस यूनिकॉर्न में देश के बहुत सारे प्रतिभावान युवक काम कर रहे थे। बहुत सारे रोजगार के अवसर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में हम सब लोगों ने युवाओं को दिए हैं। चलिए कांग्रेस से पूछ लेते हैं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या हरीश जी ने जो बात कही है क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, इस देश को ठगने का काम मोदी जी ने कैसे किया 2014 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मोदी जी ने सपने दिखाए अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ, महंगाई का 400 का सिलेंडर 1000 के पार हो गया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, और मोदी जी की वित्त मंत्री लोकसभा में खड़े होकर स्वीकार करती हैं निर्मला सीतारमण कि 7,53,000 लोगों को केवल रोजगार दे पाए। फिर इन्होंने कहा साहब काला धन लेकर आएंगे, विदेशों में जो काला धन जमा है उसे लेकर आएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। 2019 का चुनाव आते आते ये 100 स्मार्ट सिटी पर आ गए। इनके कुछ सांसदों ने कुछ आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिए थे। आज तक उन गांवों का पता नहीं चला वो आदर्श बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन हर बार एक नया जुमला देकर ये आगे बढ़ते चले गए और जनता को झूठे सपने दिखाकर ठगने का काम करते रहे। आज युवा इनसे पूछ रहा है कहां मेरे 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं। हर साल के हिसाब से 20 करोड़ युवाओं के रोजगार कहां हैं? वो महंगाई से जो आप राहत देने की बात करते थे, जो सरसों का तेल 60 रुपए लीटर था वो आज 150 के पार हो गया। आटा जो 20 रुपए किलो था वो आज आप चले जाइए 35 रुपए 40 रुपए किलो हो गया। शक्कर आप देख लीजिए, आप रिफाइंड देख लीजिए, रिफाइंड 65 रुपए का आता था, आज रिफाइंड की क्या कीमत है? घर गृहस्थी का खाने पीने से लेकर बच्चों की कॉपी किताबें पेंसिल
तक जो रोजमर्रा की हर आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, एजुकेशन से लेकर भोजन तक, इस सरकार ने महंगा किया। और ये शायद विश्व की एकमात्र सरकार है जिसने भोजन से लेकर पढ़ने पर जीएसटी लगाने का काम किया है। नौनिहाल बच्चे अपनी किताबें और रबर पेन तक खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी दिया जा रहा है। ये एक मैं अखिलेश यादव जी के पास आऊंगा, वो कामगारों के हितों की बात करते हैं, तो क्या लगता है रोजगार देने में सफल हुई है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये चुनाव का पूरा जो प्रदर्शन है उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपनी नैतिक पराजय स्वीकार कर ली है। ये चुनाव को देखते हुए जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अभी भी जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनके पास 10 साल का अपना कोई रिकॉर्ड नहीं कि उन्होंने जो है रोजगार में क्या किया, शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया। फिर हमें लगता है कि ये नैतिक पराजय अपने आप में है। दूसरी बात, जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, देखिए ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और सिर्फ पूंजीपतियों की नहीं, जो हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है कि देश में सिर्फ हम दो नेता और दो उद्योगपति रहेंगे, उनके लिए सरकारें काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 44 श्रम कानून थे हमारे देश के अंदर, और वो श्रम कानून ऐसे थे जो श्रम कानून आजादी से पहले भी हमारे जो मजदूर पुरखे थे उस आंदोलन में। सर आपने कहा था बोलूंगा नहीं बीच में। सर आपने कहा था कि बीच में बोलूंगा नहीं। आजादी नहीं सर, आप अपनी बात पर कायम रहिए ना। आपने कहा था कि मैं बोलूंगा नहीं बीच में। अरे मैंने तो सर आप मुझे अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत गौर करने वाली बात है, इसके अलावा मैंने क्या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मतलब जो 44 श्रम कानून थे, जो श्रम कानून अंग्रेजों के जमाने में मजदूरों ने लड़के लिए थे, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, अब आप बोलने नहीं दे रहे। वो कानून खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया, और वो भी कब किया? आप देखो इस सरकार का षड्यंत्र देखो आप। जब देश में कोरोना लागू हुआ, उस कोरोना में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की कि ये सरकार देश की जनता के लिए काम करे। हुआ क्या? हमारे देश की सरकार ने गुपचुप तरीके से 44 श्रम कानूनों को खत्म किया और 3 कृषि कानून लेकर आए ये लोग। क्या उसमें किया है संसद में? सर बोलने दीजिए सर, ऐसे थोड़ा आप अपनी बात को बोल। अब आप ये नहीं आपके सामने किया है, आप बोलने दीजिए किया है सर, बोलने दीजिए, आप भी बोलिएगा। फिर देखिए एक बात, दूसरी बात, ये जो है यही तानाशाही होती है। हम जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही की सरकार है, यही तानाशाही की सरकार है। बिद्रा जी जो बोल रहा है हमारी गारंटी करती है, इसलिए इसके अंदर जो कानून बदले गए हैं वो संसद के अंदर बदले गए हैं। बिद्रा जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। पता कर लीजिए बिद्रा जी एक मिनट भाई साहब अपन बात करेंगे सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। मैं न्यूज 18 इंडिया से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हाँ बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुशील कौशिक जी है। मैं उनसे थोड़ा जानना चाहूंगा, उन्होंने नैतिक पतन की बात की। जैसे आप बहुत सारी लाइव कवरेज करते हैं, मैं देखता हूं कि आजकल जो चुनाव प्रचार हो गया है वो मुद्दों पे ना होते हुए विकास कार्यों पे, तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का ज्यादा हो गया है। मैं देखता हूं चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या कहेंगे कि अब नैतिक पतन की ओर राजनीति जा रही है? देखिए गौरव जी, राजनीति में भी वक्त के साथ और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता है। आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का जमाना है, और निश्चित तौर पर नैतिक पतन की अगर बात करें तो देखो, नैतिकता की कोई सीमा नहीं है, कोई दायरा नहीं है।
हर दौर में नैतिकता की जो परिभाषा आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो निश्चित तौर पर सरकार और सरकार से जुड़े जो लोग होते हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। नो डाउट मोदी सरकार ने 10 साल में जो काम किए, कई काम बहुत अच्छे काम भी है जिनको उपलब्धियों के तौर पर गिनाया भी जाता है और उनकी पार्टी का गिनाने का हक होता है। वहीं विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की खामियां होती है, कमियां होती है, उनको गिनाए। जहां तक नैतिकता की बात है तो वो निश्चित तौर पर बयानों में अगर देखने के लिए अगर देखें तो दोनों तरफ से जो है थोड़ा जो स्तर है राजनीति का, बयानबाजी का, वो और निश्चित तौर पर कई बार जो है भावावेश में भी ये चीजें निकलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और ये जो आपने कहा ये बात भी सही है कि जो चुनाव इस बार का है वो शुरुआत मुद्दों से हुई। हालांकि राहुल गांधी ने भी कई मुद्दे उठाए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दे आम लोगों से या गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं। रोजगार का मुद्दा भी युवाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी वो अपने काम गिनाती है। रोजगार के काउंटर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगातार देती रही है उसमें भी कई काम हुए हैं। तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, उनके लोग अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करते हैं और विपक्ष अपना काम करती है। तो नैतिकता की अगर बात करें तो देखो नैतिकता की कोई सीमा नहीं है, हर समय के हिसाब से परिभाषा बदल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अगर देखें तो वो बयानों में जरूर जो है इस बार राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है कि जो चुनाव है वो मुद्दों से धीरे धीरे हटकर बयानबाजी, एक दूसरे पर छींटाकशी पे ज्यादा आधारित होता जा रहा है। जी, मैं बृजराज जी से पूछना चाहूंगा कि अगर ग्वालियर के चुनाव की बात करें, जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे भारत सिंह जी जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की योजनाएं गिना रहे हैं। ग्वालियर के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो क्या प्रत्याशी के पास ग्वालियर के लिए कुछ भी नहीं है? आपका प्रत्याशी जो है यहाँ पर, आपको किसने बताया कि उनके पास ग्वालियर के लिए कुछ नहीं है? क्या हमारी आपने बातचीत चर्चा की? बिल्कुल हमारी क्या चर्चा बोले? चर्चा होती है। ये लोकसभा का चुनाव है कि पार्षद का चुनाव है? लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में जो सांसद होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? देश के कानून बनाने का साथ देना। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके 2024 तक अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड इस जनता के सामने रखा है और आने वाले 25 साल में विकसित भारत कैसे बनेगा उसका रोड मैप रखा है। क्या कांग्रेस के पास का रोड मैप है? क्यों कांग्रेस नहीं बोलती है कि हम ये करके देंगे? क्यों कांग्रेस पे अटकी है? 8,500 देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, इसको मुसलमान को वो देंगे, आरक्षण देंगे। मैं आपसे कहता हूं अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम लाडली बहना को 2,000 रुपए दे रहे थे, कांग्रेस ने 2,500 रुपए बोले, जनता ने किसे भरोसा किया? 2,000 नहीं, 1000 रुपए थे। किसके 2,000 कहाँ थे लाडली बहना में? लाडली बहना में जो पैसे दिए जा रहे थे उसके एवज में 2,500 रुपए की कांग्रेस ने गारंटी दी थी। बिल्कुल। जनता ने किस पे भरोसा किया? भाजपा पे। भाजपा पे। यही हम कह रहे हैं कि जनता मोदी की गारंटी पे और भाजपा पे भरोसा कर रही है, क्योंकि कौशिक जी ने जो कहा अभी 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ बदला है। सड़कें बदली हैं, रेलवे स्टेशन बदले हैं, एयरपोर्ट्स बदले हैं, सीमा की स्थिति बदली है। देश के अंदर जो डर कभी 2014 से, आपने आखिरी बार कब सुना कि बैग छूने पे बम फटने का डर है? 2014 के बाद आपने सुना? एक पहलगांव, एक पुलवामा के अलावा कौन सा विशेष हमला हुआ इस देश में? कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाए। हमले कश्मीर शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला। क्या कारण है? 5 साल हो गए पुलवामा में जो जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं को वो आज तक न्याय नहीं मिला। ये तक मोदी सरकार जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी लोकप्रिय पार्टी और लोकप्रिय सरकार बताती है, वो ये नहीं बता पाई कि वो आरडीएक्स कहां से आया था और पुलवामा में हमला किसने किया। दूसरा सुन तो लीजिए, ताबूत घोटाले में पैसा लेने वाले ये किस, सुनो, अच्छा आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम सुना है? बंगारू लक्ष्मण का नाम सुना है आपने? बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए। बंगारू लक्ष्मण जो कि ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए, वो भी देश के सबसे बड़े सैन्य घोटाले में। ये ग्वालियर की मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की एक बार कांग्रेस का सांसद ग्वालियर की जनता ने बनाया और देश की संसद के अंदर ग्वालियर के कांग्रेस ने ग्वालियर की जनता को शर्मसार किया और ग्वालियर
सांसद जी ने मैं नाम लेना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं वो सांसद कौन था कि 50 साल की रिश्वत लेकर वाले की जनता को सत्ताई कर दिया। क्या बात करते हैं आप यार, क्या बात करते हैं? देश में आप लोगों ने किया, देश में काम आप लोगों ने किया, देश में काम आप लोगों ने किया। ये निराधार आरोप आप लोगों ने काम नहीं किया, ये निराधार आप लोगों का काम नहीं किया। आपके पास आपके पास मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ये ना हम लोग जो हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, हाँ, ये क्लियर आवाज नहीं जा रही। नहीं, उनपे एक अच्छा असर नहीं जाएगा इस तरीके का। देखिए हम लोग ग्वालियर के लोग हैं, ग्वालियर एक मतलब अच्छा शहर माना जाता है। हमारे भाई साहब ने बताया कि देश का चुनाव मैं ये कहना ब्रजराज जी बात करेंगे। जनता के कुछ प्रश्न आए लाइव के दौरान, जनता के प्रश्न आए कुछ लाइव के दौरान, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जी देखिए हीट ऑफ द मोमेंट कुछ हो जाता है, पर क्या होता है कि जब झूठ हदें पार कर जाता है तब दिक्कत आती है, तो बोलना पड़ता है। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? और स्पेस आपसे झूठ बोलने वाला बोल रहे हो जी। अब कुछ प्रश्न आए हैं, मैं पूछ लेता हूँ। पुनीत अग्रवंशी है जो कि पूछना चाह रहे हैं आपसे, उनका प्रश्न है धर्मेंद्र जी कि प्रवीण पाठक जी होर्डिंग में लिख रहे हैं कि मैं 1 लाख रोजगार दूंगा ग्वालियर के अंदर, तो वो कैसे दे पाएंगे ग्वालियर के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री आप भी जानते हैं कितनी है यहाँ पर, और वो 1 लाख रोजगार कैसे पैदा करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपके दर्शकों ने, और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने युवाओं के रोजगार की चिंता की। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 20 साल पहले ग्वालियर में रोजगार के लिए 2 सबसे बड़े हब बने, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया और मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया। सुन तो लीजिए, जिनसे उस समय सुन तो लीजिए, आप मुझे अपना जवाब रखने दीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप दोबारा सवाल करिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। उस समय कांग्रेस की सरकारों ने उन इंडस्ट्री को स्थापित कर ग्वालियर और चंबल के लोगों को रोजगार देने का काम किया। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिस कारण से आज वो रोजगार हाशिए पर आ गए, बंद होने की कगार पर आ गए। प्रवीण पाठक जी ने वादा जो किया वो कर दिखाएंगे। उन्होंने इसीलिए कहा है कि हम उन इंडस्ट्रियल एरिया को फिर से डेवलप कराएंगे और ग्वालियर में नए उद्योग लगाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। ये हमारी पहली प्राथमिकता थी, आज भी है और आगे भी हम इसके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या कारण है, केंद्र में 10 साल से मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और वो बामोर हो या मानपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, बंद होने की कगार पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मैं तो अपने भाजपा के साथी मित्रों को निवेदन करूंगा, आप लोग अपनी प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से निवेदन करिए। आप भी ग्वालियर चंबल के वासी हैं, आज इंदौर हमसे आगे निकल गया, जबलपुर हमसे आगे निकल गया, भोपाल हमसे आगे निकल गया, किसी समय हम सबसे आगे। तो ये प्रयास करें रोजगार। मेरा एक प्रश्न और है आपसे जो पूछा जा रहा है कि प्रवीण पाठक जी के होर्डिंग्स है, उसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा है वो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने अपना चेहरा ही दिखाया है, बाकी जो है वो चेहरे बहुत छोटे कर दिए हैं। तो क्या उनको राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, राहुल गांधी जी पे भरोसा नहीं है? क्या वो चेहरा को नहीं दिखाना चाहते हैं उनके, या वो अपने प्रवीण पाठक वर्सेस भाजपा चुनाव हो रहा है? देखिए ऐसा है, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व के फोटो उसमें लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जनता के लिए वो बैनर मुद्दा नहीं है, बैनर में तो सिंबॉलिक फोटो होते हैं। जनता के लिए मुद्दा है प्रत्याशी। प्रवीण पाठक एक शिक्षित और योग्य और युवा प्रत्याशी है, जो कि जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब आप बता दीजिए, भारत शर्मा जी तो मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनकी ये उपलब्धि बता दें ग्वालियर चंबल के लिए उन्होंने क्या किया। उपलब्धि की बात इनसे करते हैं। जनता ने मौका दिया, मंत्री बनाए, आपने रोजगार के लिए क्या किया ग्वालियर चंबल में? एक नया उद्योग अगर भारतीय सरकार ने ग्वालियर चंबल में लगाया हो तो मैं यहाँ धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जो उन्होंने कहा कि 20 साल से है, लेकिन रोजगार, जैसा कि प्रवीण पाठक जी ने बात की है कि मैं वो 2 लाख रोजगार देंगे या 1 लाख देंगे, जो भी है, कोई भी नई फैक्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी यहाँ पर जिससे कि जो ग्वालियर के युवक पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार मिल पाए। क्या कहेंगे आप इसमें?
मैं इसमें कहूंगा कि जो हमारी जो संरचना है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो हब लगे थे, उनको बंद कराने का श्रेय हमारी सरकारों को नहीं जाता है। आप उस समय लगे थे जब बिजली नहीं थी। मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं कि 20 साल तक इस देश में सरकार, हमारी प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट हुई, तो क्या हमने कोई काम नहीं किया होगा? आय जो 18,000 20,000 थी, उसको हम 1,40,000 पे ले आए। जीडीपी कहाँ थी? 17वें नंबर पे थे। आज हम 10वें नंबर पे हैं और हम इस बार 5वें नंबर का प्रयास कर रहे हैं। गौरव जी, हवा में लठ मारने से कुछ नहीं होगा। 20 साल में हमने इस प्रदेश में, जिस 20 साल पहले की बात करते हैं ना, ये बिजली नहीं आती थी, लेकिन आप 20 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। महापौर कांग्रेस का चुना है जनता ने, महापौर कांग्रेस का चुना है। मैं फिर कहता हूं, एक्सेप्शंस कांट मेक रूल। अगर एक कोई उपलब्धि हो जाती है तो क्या उस पे आप आगे बढ़ जाएंगे? जनता के लिए क्या देखिए बताइए सर। भाई, आपके अगर सावन के अंधे को कुछ नहीं दिखता है, वैसे इनका हाल है, वैसा इनका हाल है कि कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं पूरे देश। बता आप इनसे पूछ लीजिए। नहीं, आप जवाब आप दीजिए कि क्वेश्चन ये सवाल के जवाब देने कि आपके सवाल के जवाब देने? वो मेरा भी सवाल है जो उन्होंने कहा है। बहुत सुंदर गौरव जी, बहुत सुंदर। हमने आपको ये बताया कि जब ये हमको 20 साल पहले ये सरकार देके गए थे, तब क्या बिजली की उत्पादकता थी यहाँ पर, और आज क्या है? क्या जो जल आता था उससे, नहरों से, वो क्या थी? आज जो सिंचाई की स्थिति है वो क्या है? आप चाहोगे मैं थोड़ी देर बाद अभी आंकड़े आपको खोल के सुना दूंगा। एक सेकंड। हाँ। अच्छा, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। भाई साहब एक बात बताइए, कर्जा किसको मिलता है? कर्जा किसको मिलता है? कर्जा किसको मिलता है? एक मिनट, कर्जा किसको मिलता है? अरे भाई साहब, एक सवाल है, कर्जा मिलता किसको है? अरे भाई सवाल, कर्जा किसको मिलता है? अरे पूछो यार, कर्जा किसको मिलता था? जिसको कर्जा चुकाने भाई साहब आपकी बात से जी इस देश के अंदर सड़कें नहीं थी चलने के लिए, सब कुछ हुआ है। जोर से बोलो और मुद्दे से भटकाओ। हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? आपके सरकार को नहीं करनी जनता। जनता आपके कमेंट का जवाब देने एक मिनट, अगला सवाल मैं जरा इनसे कर लूं। मीडिया बंधु बैठे हुए हमारे पास, बहुत सारी चीजों पे नजर रखते हैं। ये जो बात कह रहे हैं ब्रजराज जी ने, जो बात कही है भाई, कितना सारे उन्होंने किए हैं। इनका सवाल था कि एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, है ना, और इनका कहना है कि हमने बहुत कुछ किया। आप बताइए जरा, आपने सब पे नजर रखी है। बिल्कुल, देखिए, जो रोजगार की बात है तो निश्चित तौर पर रोजगार की जरूरत तो है ग्वालियर चंबल अंचल को, और उद्योगों की बात है तो धीरे धीरे उद्योग बंद हुए ही हैं। चाहे बड़े उद्योग ले लें आप, बंद होने के पीछे भी कई परिस्थितियां रही है, चाहे लाइट का शुरुआती दौर में मुद्दा रहा हो, या फिर बाद में आप अगर देखें तो जैसे अपग्रेडेशन होता है तो वैसे भी उद्योगों की धीरे धीरे जो उपयोगिता है वो कम होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा महंगा होगा और उससे उत्पादन के बाद जो उसकी आय होगी वो कम होगी, तो निश्चित तौर पर उद्योगपति भी जो है पीछे हटेंगे। एक मुद्दा ग्वालियर चंबल अंचल में ये भी रहा है कि जो माहौल बेहतर मिलना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कमियां खटकती है, चाहे इलाके की हो या आपराधिक गतिविधियां हो या फिर और भी जो हावी होती है उद्योगपतियों पर, तो वो परिस्थितियां भी इन पर हावी रही है उद्योगों को बंद होने में। और रोजगार, निश्चित तौर पर उद्योग अगर बंद होते हैं तो रोजगार तो दिक्कत होती है, लेकिन अब जो है रोजगार की परिभाषा अगर देखें तो सिर्फ उद्योग के भरोसे ही रोजगार हासिल नहीं किया जा सकता कि अगर उद्योग चालू हो गए तो रोजगार मिल जाएगा। ये जरूर है कि उद्योग शुरू होने से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन पर्याप्त मिल जाए ऐसी बात संभव नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह ठीक है कि उनका जो कहना है वो सही है कि 20 साल से अगर सरकार है तो इतने सालों में उद्योगों को डेवलप करना चाहिए था। उद्योग को क्यों डेवलप नहीं हो पाए, उनकी और भी परिस्थितियां रही होगी सरकार के सहयोग के अलावा। तो
निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है दोनों के, लेकिन दोनों ही जगह अगर देखें तो कुछ ना कुछ परिस्थिति मैं हरीश जी मेरा प्रश्न आपसे दूसरा है। मैं आऊंगा। इसी में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार विगत 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया वो देश की जनता को पसंद आया, और 13 तुझको अर्पण की भावना से काम करने वाली हमारी सरकार है। जो जनता ने हमको दिया वो उनको लौटाने का भरसक प्रयास हम सब लोगों ने किया। इसके पूर्व में 2003 के पहले मध्य प्रदेश किस दुरावस्था में था ये दुनिया जानती है। 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और आप सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश किस प्रकार विकसित राज्यों की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है। हर क्षेत्र में हमने काम किया, हर जगह हम लोगों ने काम किया। और रही बात, अगर आप ये कह रहे हैं रही बात आप रोजगार की कर रहे हैं, तो हमारी सरकारों ने युवाओं को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण देकर, मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, जैसा भाई साहब ने बताया कि रोजगार की परिभाषा बदली है। आज हम रोजगार को सूक्ष्म स्तंभ में भी हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा के अनुसार उन्हें अवसर देकर नए नए रोजगार खड़ा करने का काम मौका हमारी सरकारों ने दिया। आज हमारी सरकारें पढ़ने लिखने वाले युवाओं को, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देकर देश विदेश भेजती है। उसके बाद वो इसी देश में आकर लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, शिक्षित करने का काम करते हैं, जागृत करने का काम करते हैं। और विकसित भारत कैसे बनेगा, इस बात पर भी अगर सबसे ज्यादा जोर किसी का, तो युवाओं का। और देश के अंदर आज चार जाति जो मोदी जी ने बांटी है, चाहे वो युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं के विकास की बात कर रहे हो, गरीब के विकास की बात कर रहे हो, किसान के विकास की बात कर रहे हो, आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में ताकत के साथ काम किया है। और धरातल पे काम, विश्वास के साथ काम, सबका साथ सबका विकास। एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 2017 से मध्य प्रदेश में एसआई की भर्ती नहीं निकली है, क्या कारण है? ऐसा बहुत तैयार, बहुत देखिए एक बड़ा वर्ग तैयारी करता है, एक बड़ा वर्ग माजी साहब युवा है, मैं उनको बहुत प्रणाम भी करता हूँ। उनके सवाल के निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर माजी जी का सवाल है, वाजिब है, वो तैयारी कर रहे होंगे। मेरी उनके साथ संवेदना है, पटवारी, अगर आप पटवारी घोटाले की बात करें तो जांच एजेंसी अपना काम करे, निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरी बात समझिए, माजी साहब का सवाल वाजिब है। आने वाले समय में आपको बहुत सारे रोजगार के अवसर सभी क्षेत्रों में मिलेंगे, और 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाएगी, 2047 के विकसित भारत के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर युवा हमारे साथ है। और माजी जी का सवाल वाजिब है, आने वाले समय निश्चित तौर पर जल्दी ही वो भर्ती देंगे। मैं एक बार अखिलेश भाई साहब से एक बार बात पूछूं, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा ये कहना था कि पहली बात तो ये कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और मुद्दे जो है लोकसभा के मुद्दे, भाई साहब ने बिल्कुल, बृजराज जी ने बिल्कुल सही बात कही कि ये मुद्दों पर होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। दो बात मैं ये कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अभी इस देश में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, वो घोटाला की चर्चा नहीं हो रही है। 2014 के पहले घोटाले की चर्चा कर लो, बोलने दीजिए। देखिए, एक तो समस्या क्या है कि मतलब लोग जो है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सुनना नहीं चाहते, सिर्फ जो है आवाज दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसका कोई सानी नहीं है। आप बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से 20 कंपनियों से पैसा ले रहे हो, आप उस कंपनी उनसे पैसा ले रहे हो जिनके छापे मार रहे हो, और उसके बाद उसको दे रहे हो, उसको मतलब वो चंदा देने आ रहा है। ऐसी कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है जिन कंपनियों का घाटा जो है वो नेगेटिव है, और वो चंदा दे रही है आपको। यार भाई, कुछ तो होना चाहिए। एक बात। दूसरा बात, मेरा पॉइंट ये था, मेरा कहना कि भाई आप कह रहे हो विकास किया, विकास के कुछ पैमाने होते हैं, और वो पैमाने क्या बोल रहे हैं वो तो देखिए। पैमाना ये बोल रहा है कि 125 देशों की सूची में मानव विकास सूचकांक में भारत 111वें नंबर पे आ चुका है। 194 से लेके गिरते 111 पे आ चुका है भूख सूचकांक। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि भाई किसके लिए विकास हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? 1% संपत्ति वालों के पास 40% लोग जो है। दो चीजों का जवाब देता हूं मैं। इनका जो सूचकांक है भाई, सुनते नहीं रहेंगे वो। हम सत्ताधारी नहीं है जो सुनते रहेंगे, हम बहुत देर सुने, 75 साल हो गए सुनते। अब बोलने की बारी आई है, अब बोलेंगे। धर्मेंद्र भाई बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए, ऐसे मुद्दे से लगते हैं देश को आजाद, आप चुप करा पाएंगे? आपके पास आऊंगा पहले। इन्होंने सूचकांक की बात की है, ठीक है, इन्होंने सूचकांक की बात की है कि हम यहाँ गिर गए। ऐसे ही एक सूचकांक में वर्ल्ड बैंक कह रहा है और IMF कह रही है कि भारत की
जो अर्थव्यवस्था है वो अगले 7 सालों में 3 नंबर पे पहुंचेगी, उसे क्यों नहीं मानते? बता दीजिए कहाँ। अरे यार सुनिए ना यार, अरे सुनिए यार, अरे सुनिए यार, अरे सुनिए, अभी खोल के दिखाता हूँ। मोदी जी की तरह अरे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। गरीब के खाते में आएंगे पैसा जुमला। देखिए ये उकसाने की बात कर रहे हैं, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। आप सुनिए मेरी बात। इन्होंने एक और बात कही, इलेक्ट्रोल। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। सच बताइए जनता को। आप चुप करा पाएंगे क्या 15 लाख खाते में? आप चुप करा पाएंगे क्या? आप चुप करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड। जी। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, 2014 से पहले राजनीतिक चंदा कैसे लिया जाता था? पूछे इनसे। चेक के माध्यम से। नहीं, बताइए कैसे लिया? पूछे इनसे, पूछे, बताइए। पूछे कैसे राजनीतिक चंदा 2014 से पहले कैसे लिया था? देखिए, नाम उजागर होते थे, कौन पार्टी किसको चंदा दे रही है, नाम उजागर होते थे। अच्छा, हाँ हाँ, किस नहीं, नाम उजागर होते थे। अब आपने उसको उजागर नहीं करने दिया। और अब देखिए, जिस कंपनी का निर्णय होता है, बिल्कुल सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है। आप बताइए कितना बड़ा घोटाला है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला है? जिस कंपनी का नाम 200 करोड़ और वो 1200 करोड़ से चंदा दे रही है बीजेपी को। वो मास के निर्यात में बताइए, आप बताइए। मैंने इनसे पूछा था कि कैसे राजनीतिक चंदा आता था, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कैश में आता था। नहीं, चेक एक मिनट यार, कोई चेक नहीं आता था, कोई चेक नहीं आता था। अब मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा कैसे आता है? बॉन्ड के माध्यम से आपने गोपनीयता रखी। आपने भाई साहब, आपने गौमांस निर्यात बहुत हो गया। प्रतिबंधित थी। अरे सुनिए, इनको 2 मिनट चुप कराइए, 2 मिनट में बात खत्म करवाइए, इनको 2 मिनट चुप कराइए। हम लोगों का भाई साहब मर्यादा, कृपया। मर्यादा तो छोड़िए, ये क्या सच को छुआ जाते हैं इसलिए चिल्लाते हैं। मेरी बात सुनिए, आप पीछे बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सारी आवाज दबाने का काम तो आप कर रहे हैं। लोग बहुत चिल्ला सकते हैं। गौरव जी मेरी बात सुनिए, 2014 से पहले इस देश के अंदर कोई बही खाता नहीं था। इन्हीं के लोग 1 रुपए चंदा लेते थे और 85 पैसे अपने जेब में रखते थे, 15 पैसे तो उसमें रखते थे। आज 2014 के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर बही खाता यूं निकल के आया है। अगर हमको ज्यादा चंदा मिला है तो 6,000 करोड़ को भी मिला है। बताइए 6,000 करोड़ कहां से आया है, कैसे आया है और किस पार्टी से मिला दिया है? बिल्कुल चर्चा करेंगे। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन मुद्दों से अपन कहीं ना कहीं ग्वालियर के मुद्दों से भटक रहे हैं। अपने जो जनता है वो ग्वालियर की, वो ग्वालियर नहीं ग्वालियर बिल्कुल ग्वालियर की उनको ज्यादा बात करनी है। जिस पार्टी के प्रतिनिधि ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब इन्होंने न्योता ठुकरा आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है। रोज ही हम जनता के मुद्दों पर बात भ्रष्टाचार में सवाल पूछती तो थोड़ी हंसी आ रही आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं जा रही है। आपकी आवाज नहीं जा रही है। भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी थोड़ी हंसी क्या सब बात है कि अजीत पवार जी जिन पर जो है प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है अजीत पवार जी, और जब वो बीजेपी में आ गए तो अभी आप देखिए 2 दिन से उनकी पत्नी के ऊपर और उनके ऊपर सारे भ्रष्टाचार को ईडी ने क्लीन चिट दे दी उनको। एक बात, सिंधिया जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं 20 तारीख को, 20 मार्च को, 24 मार्च को न्यायालय में सारे मुकदमे सरकार वापस ले लेती है। अरे भाई, किसको आप मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचारियों की शरण बन चुकी है। आज ग्वालियर चंबल में का चर्चा मैं दोनों भाजपा के मित्रों का बहुत सम्मान और मैं बड़े प्यार से, आप चूंकि
बहुत चिल्ला चीखना होगा। मैं बड़े सम्मान पूर्वक इनसे प्रश्न भी करूंगा आपके माध्यम से, और दो तीन सवाल मैं लाइव चर्चा का समय खत्म हो रहा है। लाइव चर्चा का समय खत्म हो गया है। बस 2 मिनट में आपसे लास्ट आपका रिव्यू लूंगा। 6:30 तक थी, 6 बजे हमने शुरू की थी, 6:30 तक थी, और मुझे लगता है जनता को बहुत कुछ समझ में आया होगा क्या मुद्दे थे और क्या जवाब यहाँ से आए हैं। तो मैं लास्ट पूछना चाहूंगा कि अब की बार 400 पार ये मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन अगर अपन दो चरणों के चुनाव देखें तो उसमें वोटिंग काफी कम हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे 2004 की अगर हम बात करें तो उस समय जब वोटिंग कम हुई थी तो अटल जी की सरकार चली गई थी। तो ऐसे को लेकर भाजपा थोड़ी सी कश्मकश में ऐसी नजर आ रही है जो मैं देख रहा हूँ खबरों में। तो क्या लगता है हरीश जी आपको कि 400 पार का जो नारा दिया है जनता को कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? क्योंकि कई बार जनता को लगता है कि मतलब कहीं एक वो भी लाइन भी है कि आएगा तो मोदी ही, तो जनता सोचती है कि किस लिए जाए जब आना ही उसे। तो मैं बता देता हूं। हाँ, देश के 142 करोड़ की जो जनता है उसको देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना नियत है, ना नेता है। तो आप ये तय मानिए कि अब की बार 400 पार हम करेंगे ही करेंगे। साथ में इस देश में जो मोदी की गारंटी है कि 2047 का भारत कैसा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत कैसा होगा, इस लक्ष्य को लेकर हमारी जो आने वाली सरकार जब केंद्र में बनेगी आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम 5वें स्थान पे, आने वाले समय में हमारे देश के शीर्ष प्रधानमंत्री ने बोला कि हम 30वें स्थान पर आ जाएंगे। और सैन्य शक्तियों को ताकत करने की बात हो, सीमाएं सुरक्षित करने की बात हो, आंतरिक बाहरी सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों में काम अगर सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर समूह, हर वर्ग, हर क्षेत्र में प्रभावशाली काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया। इस बार हम पुनः 30वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब की बार 400 बार निश्चित ही हम उसको पार करेंगे। जी, मैं धर्मेंद्र जी से पूछूंगा कांग्रेस का क्या आंकड़ा है भाई? देखिए, अगली बार 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना बंद कर दिया जब से 2 चरणों का मतदान हुआ है। आप देखिए, इनके कोई भी बड़े नेता के मुख से ये बयान नहीं निकला। उसका कारण है ये केवल एक हवाई वातावरण निर्माण करते हैं। जैसे इंडिया साइनिंग की हवा 2004 में जनता ने निकाली थी, वैसे ही सेम हवा इस बार मोदी जी की सरकार की केंद्र में निकलने वाली है। उसका कारण है कि युवा बेरोजगार सड़कों पर भटक रहा है, महंगाई से जनता त्राही कर रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर बेदाग बना दिया जा रहा है। अच्छा, एक वॉशिंग मशीन बीजेपी ने बना रखी है जो भ्रष्टाचारी मेरे को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन, चूंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पहले से आंकड़ेबाजी दे दूं, जनता जनमत में सर्वोपरि होती है, वो तय करेगी किसको कितनी सीट मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुमलेबाजी करते हैं, जैसे 15 करोड़ गरीब के खाते में आने थे, आज तक नहीं आए, वैसे इनकी 400 सीट भी नहीं आने वाली। जी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पहले उन्होंने कहा था कि हम जनता की सरकार है, फिर वो अगले चुनाव में आए तब उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब वो ये कहने लगे ये मोदी सरकार है। मेरा ये कहना है कि इस देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तियों के हाथ में सत्ता मत सौंपी जाए। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना, ये संविधान बदलने का नारा है। इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए मैं ग्वालियर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार इनको सत्ता से पार करने की जरूरत है। नहीं, दिक्कत होता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कांग्रेस को जाता है तो कोई लीडरशिप नहीं है, वहां लीडरशिप नहीं है। नहीं, देखिए चेहरा कौन आएगा? हमारे यहाँ नहीं, यहाँ हमारे एक बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी। हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति में हैं, हम लोग मतलब व्यक्ति प्रणाली में नहीं है कि हम मोदी जी को सरकार बना दे। हम यहाँ पर सांसद चुन रहे हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनेगा। इसलिए चेहरा मत देखिए, नीतियों को देखिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सुशील जी, आप क्या मानते हैं? धर्मेंद्र जी, प्लीज क्या लगता है सुशील जी आपको जो आंकड़ा है 400 पार का, क्या भाजपा उस पे पार आ पाएगी? देखिए गौरव जी, पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें आप देखिए निश्चित तौर पर परसेंटेज गिरा है।
और अब बीजेपी के लिए भी चिंता की बात यही है कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है, अब जो तीसरा चरण और आगे के चरण है उसमें इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी धारणा है कि जैसे ही 50% के आसपास या नीचे मतदान का प्रतिशत आता है तो उससे बीजेपी को परेशानियां होती है, कांग्रेस सहित विपक्ष को इससे फायदा होता है। तो अमित शाह जी ने जैसे कहा भी है भोपाल में कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाना है सभी को, और इनकी सबकी रिपोर्ट तैयार होगी। अगर किसी मंत्री के इलाके में वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो उसे हटाकर जिन विधायकों के इलाके में वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी अमित शाह जी की ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता को बयां कर रही है। तो अगर वोटिंग परसेंटेज इसी तरह से गिरता है तो 400 पार का या 400 का जो आंकड़ा है वो एनडीए के लिए अभी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर देखें तो दक्षिण के राज्यों में भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां भी बीजेपी की स्थिति बेहतर होना चाहिए, उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, निश्चित तौर पर बीजेपी ने बहुत आक्रामक तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। शुरुआत जो की थी 400 पार का नारा देकर, यानी एक पेनोरमा, एक हवा जो बीजेपी ने बनाई थी, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, या कश्मीर मुद्दा हो, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जो आगे बढ़ी है, तो उसके बाद मोदी परिवार, बीजेपी का परिवार, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए शुरुआती दौर में बीजेपी ने बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार किया, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहा है, अगर तीसरे चरण में भी इसी तरह से वोटिंग परसेंटेज गिरा तो बीजेपी के लिए जरूर चिंता की बात होगी। 400 का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं वो मुश्किल भरा होगा। ठीक, मैं ब्रजराज जी से आखिरी सवाल करूंगा। नहीं, आपका जवाब बोलिए, आपका जवाब ब्रजराज जी देंगे, वो सक्षम है वो देंगे। भाई साहब ने बोला कि ना कि जिस तरह पेनोरमा भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ऐसा नहीं। हमने जब तय किया 2014 में उतनी सीटें 2072 का बहुमत हासिल किया, हमने किया 2000 हमारा 300 था भाई साहब, हम 323 सीटें हासिल की, और अब इसमें जब हमने 400 ये जो परसेंटेज कम हुआ है, निश्चित तौर पर 400, कहीं लगता है आपको बूथ मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फैल रहा है इसमें? नहीं, आप ये एक मीडिया में हाइप बनाई जा रही है कि कम वोटिंग परसेंटेज से नुकसान हो रहा है। जो मैंने कल तक के आंकड़े को समझा है और जो आज शाम तक पढ़ा है, हमें कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं हो रहा है। और अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। मैं सिर्फ 3 महीने पीछे आपको ले जाऊंगा, 4 महीने पीछे। ये हवाई बनाई जा रही थी कि हमारी 60-70 सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में, और हम राजस्थान भी हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हार रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम किस लेवल पे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात करी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उनको बोलने दीजिए, लास्ट। और सुशील जी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुर्दों में भी जोश डाल देते हैं, और अब की बार 400 पार होके रहेगी। जी जी जी। तो वही यहाँ पर बोल दिया गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे जो हैं बेरोजगारी के, महंगाई के या भ्रष्टाचार के, वो जस के तस बने हुए हैं। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था ग्वालियर में या देश की बात करें वो नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारा आपसे अनुरोध है कि 7 मई को मतदान करने के लिए अवश्य जाइए। धन्यवाद।